जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार के बैठकों का दौर जारी रहा। गोदी मीडिया और उसके समर्थकों द्वारा फैलाया जाता रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बाद में पता चला कि जनगणना होने वाली है। साथियों, मोदी सरकार जातिगत जनगणना करने पर विचार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। आतंकवादियों ने पूछा कौन धर्म हो और गोली मार दी। अब सरकार पूछेगी कौन जात हो और जातियों में बांट देगी। और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वालों का डीएनए सच में दुर्योधन और रावण का हो गया है? कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। जाति जनगणना भारत में लंबे समय से एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाल ही में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया जब खबरें सामने आई कि मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार कर रही है। बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद इस विषय ने राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक स्थान बना लिया। अब जबकि लोकसभा चुनावों के बाद जाति जनगणना का मुद्दा केंद्र की राजनीति में जगह बना चुका है, तो यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। जाति जनगणना का मतलब सरकार भारत की आबादी को विभिन्न जातियों में विभाजित कर उनके संख्यात्मक आंकड़े जुटाएगी। वर्तमान में भारत में केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आंकड़े जनगणना में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और सामान्य वर्ग की जो उपजातियां हैं, ध्यान दीजिएगा, जो उपजातियां हैं का कोई आधिकारिक गणना नहीं होता। जातिगत जनगणनाओं की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं। 1931 यह आखिरी बार था जब भारत में सभी जातियों की गिनती हुई। इसके बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां थीं। 2021 की जनगणना में जाति डेटा जोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तब इसे खारिज कर दिया था। आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री कहते थे कि जो करेगा जाति के बाद उसको मारूंगा लात। जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन अंधभक्तों को हो रही है जो पहले ये कहा करते थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका नारा बुलंद किया करते थे। अब वो इसको किस तरीके से समर्थन करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों से यह संकेत मिला है कि केंद्र की मोदी सरकार अब जाति जनगणना कराने पर विचार कर रही है। साथियों, जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सटीक तरीके से आम जनमानस तक पहुंचा सके, ऐसे सरकार सोच रही है। सही बात तो यह है साथियों कि देश में ओबीसी जनसंख्या का हिस्सा लगभग 40 से 50% माना जाता है। भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि बिना इस वर्ग की भागीदारी के आगे सत्ता में बने रहना कठिन हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जातिगत सर्वेक्षण से अन्य राज्यों में भी यह मांग तेज हो गई।
कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी सर्वे की बात की, जिसे भाजपा अनदेखा नहीं कर सकती। अगर भाजपा इस समय जाति जनगणना कराती है तो वह भविष्य में इसे समावेशी राजनीति के उदाहरण के रूप में पेश कर राजनीतिक लाभ लेगी, जो उसकी मंशा है। कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी वास्तविक संख्या सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। कांग्रेस लंबे समय से जाति जनगणना की मांग करती रही है। राहुल गांधी ने इसे हक की लड़ाई बताया है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, इन दलों का जनाधार ओबीसी वर्ग में है और ये जाति जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में अनिवार्य कदम मानते हैं। उधर वामपंथी दल जातिगत आंकड़ों के पक्ष में है ताकि नीति निर्माण अधिक समावेशी हो, ऐसा वामपंथी दलों का मानना है। भाजपा की यह स्थिति में बदलाव क्यों आया? जो पहले कहती थी कि जो भी करेगा जाति की बात उसको मारेंगे लात, अब वही पार्टी जाति जनगणना की एकाएक पक्षधर कैसे हो गई, इसको भी समझ लेना चाहिए। भाजपा पर पहले भी ऊंची जातियों की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में उसने ओबीसी और दलित नेताओं को आगे लाकर इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। अब जाति जनगणना के समर्थन की संभावना इस नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जाति जनगणना की अपनी कुछ खामियां हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसको नजरअंदाज करना देश हित और समाज हित में नहीं होगा। आलोचकों का मानना है कि जाति आधारित आंकड़ों से समाज में नई दरारें पैदा हो सकती हैं, इससे जातिवादी राजनीति और बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना से समाज में पहचान की राजनीति और जातीय ध्रुवीकरण को बल मिलेगा। इससे लोग खुद को पहले एक जाति के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में। यह सामाजिक समरसता को कमजोर कर सकता है और जाति आधारित गुटबाजी को बढ़ा सकता है। राजनीतिक दल भी जातिगत आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं और आरक्षण और योजनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए जातिगत कार्ड भी खेल सकते हैं। इससे वास्तविक मुद्दे जो होते हैं वो पीछे छूट सकते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है साथियों, वो आरक्षित और गैर आरक्षित जो वर्ग हैं उनके बीच संघर्ष की स्थिति इससे उत्पन्न हो सकती है। नए आंकड़ों के आधार पर नई जातियां आरक्षण की मांग कर सकती हैं। जो जातियां पहले से आरक्षण में हैं वो अपनी भागीदारी बढ़ाने पर भी मांग कर सकती हैं। इससे आरक्षण नीति का बोझ बढ़ सकता है और योग्यता आधारित प्रणाली को नुकसान हो सकता है, जिससे देश पीछे भी जा सकता है। सभी जातियों का सही से पहचान और वर्गीकरण करना भी कठिन है। एक ही जाति की विभिन्न उपनाम और क्षेत्रीय विविधताएं गिनती जो जातीय जनगणना है इसको जटिल बना सकती हैं। इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं। संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद 15 और 16 में जाति के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध माना गया है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव यानी जिसको आरक्षण है कहते हैं उसकी अनुमति दी गई है। जाति आधारित जनगणना की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया न्यायिक जांच से गुजर सकती है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या जातिगत जनगणना हिंदुत्व को बांटने का एक प्रयास है? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ विश्लेषकों और चिंतकों का ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना से हिंदू समाज कमजोर हो सकता है, खासकर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से। इस बात को हम विस्तार से समझ लेते हैं। जातिगत जनगणना लोगों को यह याद दिलाती है कि वे सबसे पहले कौन सी जाति के हैं, ना कि वे हिंदू हैं। इससे धार्मिक एकता की जगह जातिगत अलगाव को बढ़ावा मिल सकता है। हिंदू समाज पहले से ही जातियों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में। इनमें हजारों उपजातियां हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने पर कौन सी जाति कितनी बड़ी है, कितने और कितना ज्यादा पिछड़ा है, किसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, ये बहस तेज हो जाएगी। इससे जातियों के बीच ईर्ष्या, टकराव, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यह हिंदू एकता के विचार से बहुत ही कमजोर साबित हो सकता है। राजनीतिक दल
धार्मिक एकता के बजाय जातिगत समीकरण बनाना शुरू करेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्णों को अलग अलग वर्ग मानकर अलग अलग घोषणाएं करेंगे। इससे हिंदुओं के एकीकृत राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। इससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म कमजोर भी हो सकता है। अंत में हम यही कहेंगे कि हिंदू धर्म की राजनीतिक संगठित शक्ति कमजोर हो सकती है। जातिगत जनगणना कराने से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।